हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जैसलमेर का इतिहास। तब मैंने बताया था कि राजस्थान में यदु डायनेस्टी की दो ब्रांचेज हुआ करती थी। एक जैसलमेर जहां पर भाटी थे, एक करौली जहां पर जादौन थे। भाटियों के बारे में मैंने बताया था कि ये भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। दोनों भाटी और जादौन दोनों भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। इसलिए जो भाटी थे उनको छत्रला यादवपति कहा जाता है। यादवों के स्वामी जो छत्र धारण करते थे, भगवान कृष्ण जिस छत्र को धारण किया करते थे, कालांतर में वो जैसलमेर के राजा धारण किया करते थे। कहा जाता है आज भी वो छत्र जैसलमेर में रखा हुआ है। और उत्तरी सीमा की रक्षा की इन लोगों ने, इसके लिए इनको उत्तरी सीमा का प्रहरी या उत्तर भड़ किवाड़ कहा जाता था। किसी टाइम में ये लोग पंजाब के ऊपरी हिस्से में रहा करते थे, लेकिन कालांतर में उधर से हमले होने लगे तो भट्टी नाम के एक व्यक्ति ने 285 ईस्वी के आसपास भटनेर का किला बनाया, जिसे आजकल अपने हनुमानगढ़ कहते हैं। फिर गजनी के राजा ढूंढी के एक बड़े आक्रमण के समय मंगलराव भटनेर के अंदर उस आक्रमण को बचा नहीं सका, आक्रमण से बच नहीं सका, रेगिस्तान की तरफ चला गया, जहां तन्नोट के अंदर उसने अपनी राजधानी बना ली थी। फिर आगे देवराज ने पहले पाकिस्तान के डेरा रावल या देरा रावल नाम की जगह पर राजधानी बनाई, उसको अपना फोर्ट बनाया, और बाद में लोदरवा को अपनी राजधानी बना ली थी। मूमल महेंद्र की प्रेम कहानी में जो मूमल है वो लोदरवा की राजकुमारी है, और जो महेंद्र है वो अमरकोट का सोढ़ा राजकुमार था। उसके बाद में आपके जैसल 12 जुलाई 1155 को जैसलमेर की स्थापना कर देता है और यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाता है। इसको हम सोनारगढ़ कहते हैं। उसके बाद में आपके मूलराज प्रथम के समय तो क्या, उसके पिता जैत सिंह के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला कर दिया था, पर जैत सिंह के हमले के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। तो उसके बेटे मूलराज प्रथम के समय यहाँ पर साका किया गया, जो जैसलमेर का पहला साका माना जाता है। फिर दुर्जनशाल या दुद्दा के समय फिरोज तुगलक ने आक्रमण किया और इस समय जैसलमेर का दूसरा साका हुआ। फिर लूणकरण के समय अमीर अली, जो कि कंधार का एक सरदार था जिसको लूणकरण ने यहाँ शरण दे रखी थी, वो विश्वासघात करके जैसलमेर पर आक्रमण कर देता है। उस समय केसरिया तो किया गया लेकिन जोहर नहीं हो पाया, इसलिए इसे आधा साका कहा जाता है। इस प्रकार जैसलमेर में 2.5 साके हुए थे। फिर मूलराज सेकंड जो था वो अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। उसका प्रधानमंत्री जो सालिम सिंह था, बड़ा अत्याचारी था, और उसके अत्याचारों के कारण पालीवाल ब्राह्मणों ने 84 गांव एक साथ खाली कर दिए थे, जिनमें कुलधरा नाम का गांव प्रमुख था। फिर जवाहर सिंह आजादी के समय जैसलमेर का राजा था, जिसे हम आधुनिक जैसलमेर के निर्माता कहते हैं, जिसने भारत का अंतिम किला मोहनगढ़ बनवाया था। और एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जब 3 अप्रैल 1946 को क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। सागरमल गोपा की कुछ पुस्तकें हैं, आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। इनकी हत्या की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक कमीशन बनाया गया था, और जैसलमेर के अलावा हैदराबाद रियासत ने भी इनको बैन किया था कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते हो। इतनी बातें हमने पढ़ी थी। अब आगे बढ़ते हैं। हमने एक बात शुरू में पढ़ी कि यदुवंश की 2 रियासतें हुआ करती थी, और यदुवंश की एक रियासत तो दो रियासतें हुआ करती थी, और एक रियासत थी जैसलमेर जहां पर भाटी थे, और दूसरी रियासत थी करौली जहां पर जादौन थे। तो करौली का इतिहास, तो मैं यदि इस बात को यूं कहूं कि करौली में यदुवंश की, यदु डायनेस्टी की जादौन ब्रांच थी। ये यदुवंशी शुरुआत में मथुरा रहा करते थे उस टाइम, और मथुरा में इनकी जो कोई ब्रांच हुआ करती थी वो ब्रांच थी सूरसेन। इसलिए इस क्षेत्र का नाम ही सूरसेन हुआ करता था, और मथुरा इनकी राजधानी हुआ करती थी। कहते मथुरा वाली में जो यादवों की सूरसेन ब्रांच हुआ करती थी, उसी का एक बंदा विजयपाल कालांतर में अपने राजस्थान की तरफ आ जाता है। तो सबसे पहले राजस्थान में जो इनका जादौन ब्रांच का जो सबसे पहले बंदा आया था वो विजयपाल था। 1040 ईस्वी के अंदर वो यहाँ पर आता है, और भरतपुर में एक जगह पड़ती है अपने बयाना, इस बयाना को अपनी राजधानी बना लेता है। बयाना में राजधानी बने, यहां पर उसने किला बनवाया, फोर्ट बनवाया, इसलिए बयाना वाले किले का तो नाम ही विजय मंदिर गढ़। विजय मंदिर गढ़ कहा जाता है। तो कोई ये भी याद रखना कि कौन से किले को विजय मंदिर गढ़ कहा जाता है, तो बयाना के किले को। आगे मैं बयाना का किला पढ़ाऊंगा तब मैं कई बातें और बताऊंगा कि इसका नाम बयाना क्यों पड़ा है, बाकी क्या बातें हैं, पर इतना आपने याद रहे। यदुवंश की जादौन ब्रांच थी, पहले ये मथुरा वाले इलाके के अंदर रहा करते थे। वास्तव में
ये जो जनपद था, इस जनपद का नाम सूरसेन जनपद था, जिसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। और मथुरा से एक विजयपाल नाम का बंदा था जो अपने राजस्थान आ जाता है और यहाँ पर अपने बयाना को राजधानी बनाता है। 1040 ईस्वी के आसपास यहाँ किला बनवाता है, इसको विजय मंदिरगढ़ कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में तिमनपाल नाम का राजा बना। छोटा सा इतिहास है, करौली में कोई ज्यादा बातें हैं नहीं। तिमनपाल नाम का राजा बना जिसने एक नया किला बनाया था, तिमनगढ़। ये करौली में तिमनगढ़, उसने तिमनगढ़ के अंदर किला बनवाया और राजधानी को इधर शिफ्ट कर लिया था तिमनपाल के टाइम। तो विजयपाल ने राजधानी बनाई थी अपनी बयाना के अंदर और तिमनपाल उस राजधानी को कहां पे लेके आ गया था, तिमनगढ़ के अंदर लेके आ गया था। और तो तिमनगढ़ के किले में याद रखने वाली बात नहीं, एक बात याद रखना, यहां पर एक कुआं है जिसको कहते हैं ननद भोजाई का कुआं। उस कुएं का नाम है, थोड़ा अलग सा नाम है, कोई उठा के पूछ ले कि ननद भोजाई का जो कुआं है वो कौन से किले के अंदर बना हुआ है, तो याद रखना कि भाई तिमनगढ़ के अंदर बना हुआ है। तो कोई ननद भोजाई साथ में पानी लेने जाती होगी, यहाँ पर अकेली कोई नहीं जा पाती होगी, इसलिए नाम ननद भोजाई का कुआं पड़ गया होगा। मुझे लगता है फिर इस कुएं पे तो कोई वो गीत भी नहीं गा सकता कि कुएं पर एकली, क्योंकि एकली तो जा ही नहीं सकती, यहाँ पे ननद भोजाई को साथ में जाना पड़ता होगा। याद रख लेना। तो ये बात भी आपकी यहीं पर आ जाएगी कि तिमनगढ़ का किला तिमनपाल ने बनवाया था, करौली के अंदर है, और ननद भोजाई का कुआं बना हुआ इस किले के अंदर। वैसे कहा जाता है कि यहाँ पर किसी ने श्राप दे दिया था और कालांतर में कोई ऋषि ने, और यहाँ पर जितने लोग थे वो मूर्तियां बन गए थे। तो तिमनगढ़ को उस बात के लिए भी जाना जाता है कि यहाँ पर जब भी खुदाई वगैरह की जाती है तो यहाँ से मूर्तियां मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि जो मानव थे वो मूर्तियां बन गए थे। इसी की कहानियां है इसके साथ में। ये आपके तिमनगढ़ का जो किला है वो दिखाया हुआ है। फिर वापस तिमनपाल, अच्छा ये कुंवरपाल है। कुंवरपाल, कुंवरपाल के टाइम एक बात याद रखने, इसी के टाइम में आपके मोहम्मद गोरी का अटैक हुआ था। मोहम्मद गोरी ने तिमनगढ़ पर अटैक करके तिमनगढ़ पर अधिकार कर लिया था। मोहम्मद गोरी अटैक करता है, आक्रमण किया इसने और तिमनगढ़ पर अधिकार कर लिया था। ये याद रख लेना। कोई पूछे कि करौली के कौन से राजा के टाइम में मोहम्मद गोरी आक्रमण करके और तिमनगढ़ पर अधिकार कर लेता है, तो कुंवरपाल के टाइम में ऐसा किया गया था। बस इतनी सी बात याद रखना थोड़ी। फिर एक राजा धर्मपाल सेकंड, सुनना थोड़ी सी बात। धर्मपाल से पहले मैं एक राजा के बारे में और बताना चाहूंगा। एक राजा है अर्जुनपाल, और अर्जुनपाल ने 1348 में, सुनना थोड़ी बात, 1348 के अंदर एक नया नगर बसाया जिसका नाम रखा गया कल्याणपुर। कल्याणपुर या कल्याणपुरी रखा गया। कहते हैं कल्याण जी का मंदिर बनवाया गया, विष्णु भगवान का मंदिर बनाया गया, इसलिए कल्याणपुरी नाम दिया गया इसको। इन धर्मपाल सेकंड ने 1650 में इस कल्याणपुरी को अपना राजधानी बना ली, और इस कल्याणपुरी को ही हम वर्तमान में करौली के नाम से जानते हैं। इसी का बाद में नाम बदलते बदलते करौली हो गया था। तो ये वास्तव में स्थापना जो लिखी हुई है, तो ये राजधानी की स्थापना की बात है कि राजधानी किसने स्थापित की थी करौली के अंदर, तो धर्मपाल सेकंड थे। पर पूरी बात याद रखना कि पहले अर्जुनपाल 1348 में कल्याणपुरी नाम का एक नगर बसाता है जिसका नाम बदलकर बाद में करौली हो गया, और 1650 में धर्मपाल सेकंड जो है वो करौली को अपनी राजधानी बना लेता है। तो शुरुआत में राजधानी कभी बयाना रही होगी, फिर तिमनगढ़ रही होगी, बाद में आपके करौली राजधानी आ जाती है इधर। तो करौली को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति कौन था, तो धर्मपाल सेकंड था। इतनी बात याद रखना आपको। उसके बाद एक गोपालपाल। एक और बताऊं, ये ऐसा मानते थे करौली वाले जादौन कि हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं और भगवान श्री कृष्ण गायें पाला करते थे, इसलिए हम नाम के आगे पाल लगाएंगे। इसलिए इनके नाम देखिए, विजयपाल, तिमनपाल, कुंवरपाल, ये आपके अर्जुनपाल, धर्मपाल। इस बार एक आए उन्होंने कहा भाई साहब अपने डबल पाल लगाएंगे, गोपाल पाल, पाल की स्क्वायर है गोपाल पाल। जैसे ही मैं यहाँ पर गोपाल पाल लिखता हूं, आपके दिमाग में स्वतः आना चाहिए कि हुरडा सम्मेलन में करौली की तरफ से जिस राजा ने भाग लिया था उसका नाम गोपाल पाल था। एक बात मेरी बताई भी, आपको यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, याद आ जानी चाहिए आपकी बात की। जो हुरडा कॉन्फ्रेंस हुआ था, हुरडा कॉन्फ्रेंस के अंदर करौली की तरफ से गोपाल पाल आया था। और फिर एक याद रखने वाली बात एक ही, इसने करौली के अंदर एक मंदिर बनवाया था, मदन मोहन जी का मंदिर बनवाया था करौली में। मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया था। ये जो मदन मोहन मंदिर है, ये गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है।
गौड़ीय सेक्ट का मंदिर। गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं, आपके दिमाग में फिर आना चाहिए कि मैंने बताया था कि सवाई जय सिंह ने जयपुर में गौड़ीय संप्रदाय का एक मंदिर बनवाया था, जिसको हम गोविंद देव जी का मंदिर कहते हैं। मैंने यह भी बताया था कि जो जयपुर के राजा थे वो गोविंद देव जी को तो राजा मानते थे और खुद को गोविंद देव जी का दीवान माना करते थे। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु नाम के एक संत ने यह गौड़ीय संप्रदाय शुरू किया था, और जयपुर में जो उसका मंदिर है वो गोविंद देव जी का मंदिर है, और करौली में जो मंदिर है वो मदन मोहन जी का मंदिर है। अब आप बात को वापस सोचिए कि हुरडा सम्मेलन में सवाई जयसिंह भी था, हुरडा सम्मेलन में गोपाल पाल भी था। सवाई जयसिंह ने गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर बनवाया गोविंद देव जी का मंदिर, और जो ये आपके गोपाल पाल है, इन्होंने जो गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर बनवाया वो मदन मोहन का मंदिर है। अब वापस मैं शुरुआत के अंदर जाना पसंद करूंगा। आप वापस एक चीज देखिए, क्या पता आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, ये करौली का इतिहास जब शुरू किया तो यहाँ पर एक करौली का सिंबल बना हुआ है, जिसमें भी गाय बनी हुई है कि हम गाय पालते थे, वैसा कुछ है, और नीचे लिखा है श्री मदन मोहन जी सहाय। इसका मतलब ये मदन मोहन जी को बहुत प्रमुख मानते थे, जैसे जयपुर वाले गोविंद देव जी को मानते थे, ये मदन मोहन को मानते थे। और शायद वो जो सवाई जयसिंह के आसपास का समय है, वह समय राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय के लिए ज्यादा अनुकूल समय रहा होगा, जब राजस्थान के अंदर दो बड़ी बड़ी रियासतों के अंदर दो बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, उनके राजा खुद उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो गोविंद देव जी को या मदन मोहन जी को अपना प्रमुख मान रहे हैं, उनको आराध्य मान रहे हैं अपना। तो सारी बातें याद रहे भाई। गोपाल पाल कर लिया हमने, फिर एक हरबख्श पाल। हरबख्श पाल बाद में जो आपका था वो 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते। 1817 में अपने राजस्थान की दो रियासतों ने संधि कर ली थी। पहले कोटा संधि कर लेता है, और पहले करौली संधि कर लेती है और बाद में कोटा संधि कर लेता है। कोटा वाला मैंने बता ही दिया था, करौली वाला आज याद रख लेना आपने कि 9 नवंबर 1817 को इन लोगों ने संधि कर ली थी। तो 1817-18 वाली जो संधियां थी, इनमें सबसे पहले किसी ने संधि की थी तो वो रियासत ही अपने तो करौली है। पहले करौली करती है, उसके बाद में कोटा करता है, फिर आपकी रियासतें सब धीरे धीरे संधि करने लग जाती है। और फिर मैंने बताया था कि सबसे अंत में किसी ने संधि की थी तो वो संधि अपने था सिरोही, जब 1823 के अंदर संधि करती है। तो ये थोड़ा सा अलग सा ध्यान रख लेना कि भाई कोटा पढ़ लिया था हमने, 17 पढ़ाई था तब, ये वापस पढ़ रहे। तो इस टाइम राजा कौन है आपका? हरबख्श पाल राजा। मराठों से तंग आए हुए थे, मराठे अटैक वगैरह किया करते थे, और इन्होंने संधि कर ली उधर की। लो भाई कर लेते हैं अपने। फिर एक राजा है मदन पाल। मदन पाल इधर, सुनना। मदन पाल से पहले मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको। पहले मदन पाल से पहले एक राजा थे नरसिंह पाल। हालांकि ये बात मैं जब मॉडर्न पढ़ाऊंगा तब मैं और पढ़ाऊंगा, पर यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं। नरसिंह पाल नाम करके राजा थे। 1852 में नरसिंह पाल की डेथ हो गई। नरसिंह पाल मरते मरते कह के गया कि मैं एक गोद ले रहा हूं, इसके खुद के बेटा था नहीं, मैं एक गोद ले रहा हूं बेटा, इसको राजा बना दो। और वो था भरतपाल। 1852 में करौली के राजा नरसिंह पाल की डेथ होती है। भरतपाल उसका दत्तक पुत्र था, एडॉप्टेड सन था, गोद लिया हुआ बेटा था, और कहा भाई साहब भरतपाल को अगला राजा बना दिया जाए। सुनना बात को। उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड डलहौजी। आप लोगों ने तीसरी क्लास से उस बंदे का नाम सुना होगा। और लॉर्ड डलहौजी कहते हैं हमारे दिमाग के अंदर आता गया, और उसने रियासतें हड़प ली थी, और वो उस टाइम अलग अलग तरीके अपना अपना के रियासतों को हड़पने का काम कर रहा था। डलहौजी के बारे में कहा जाता है, हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तब मैं और बताऊंगा वो बात। ऐसा कहा जाता है कि डलहौजी से पहले जितने गवर्नर जनरल आए थे वो कोशिश करते थे कि अंतिम समय तक किसी रियासत का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय ना किया जाए, कि यार विलय, मर्जर को रोकना है। राजा से संधि कर लो, उस राजा से नहीं बनती तो उसको हटा के दूसरे को बिठा दो। राजा छोटा है तो उसकी जगह अंग्रेज को वहां पे शासन करने का अधिकार दे दो। फिर राजा बड़ा हो तब उसको अधिकार दे दो। सेना छोड़ दो अपनी वहां पर, रेजिडेंट बना दो। ऐसे खूब अलग अलग तरीके थे जिनसे वो रियासत पर कंट्रोल तो कर लिया करते थे, पर जल्दी से किसी रियासत का ब्रिटिश एम्पायर में मर्जर नहीं करते। बाणीय थे अंग्रेज, उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना हुआ करता था। तो उन्हें लगता था व्यापार करना चाहिए, अपने को बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। फिर भी बीच में कोई अड़चन करता है तो मिला लेंगे। पर डलहौजी के लिए कहा जाता है, पहले वालों के लिए तो है कि वे अंतिम समय तक किसी भी रियासत का विलय करने से बचते थे, मर्जर से बचा करते थे। डलहौजी के लिए दूसरी बात है
कि वह प्रत्येक रियासत के विलय के लिए नए नए बहाने खोजा करता था कि साम दाम दंड भेद कोई किसी ना किसी तरीके से आए। तो कुछ है, भगवान जाने ये भी एक क्या सिस्टम था भारत में राजा महाराजाओं के, कि अपने यहां राजा महाराजाओं के बेटे नहीं हुआ करते थे। ज्यादातर रियासतों की यह समस्या रही है कि जब राजा मरा है तब उसके बेटा नहीं है, और इस वजह से गोद लेके अगला राजा बनाना पड़ गया। सब रियासतों में यह समस्या रहती थी कि युद्ध वगैरह होते, या तो राजकुमार युद्ध में भाग लेने जाता और वहां पे मर जाया करता था, या कई बार होता ही नहीं, या कम से कम जब तक वो राजा मरता तब तक उसके ऐसी कोई औलाद होती नहीं जिसको राजा बना सके। तो फिर गोद लो किसी को और गोद लेके बनाओ, ये सिस्टम हुआ करता था। और गोद लेना हिंदू धर्म में बहुत पवित्र सा काम माना जाता है, लोग गोद लेके आगे वंश बढ़ा लिया करते थे। डलहौजी को ये बात पता चली, अच्छा इनके ये सिस्टम है। डलहौजी ने कहा सुनो भाई साहब, भारत में 3 प्रकार की रियासत है। कहा कौन सी? कहा एक तो जब हम आए थे तब आजाद थी, अपनी बैठी थी, फिर हमने उनसे दोस्ती कर ली, एक तो वो रियासत है। कहा ठीक है, आजाद रियासत थी, हमारे साथ उसने दोस्ती की। दूसरी वो है कि जब हम आए थे तब या तो मुगलों के अधीन थी या मराठों के अधीन थी। भारत में 2 ही बड़ी पावर थी, मुगल थे, और मुगल जब रहे तो मराठे आ गए। या तो मुगलों को टैक्स देते थे या मराठों को टैक्स दिया करते थे। और फिर हमने जब मुगलों को और मराठों को हरा दिया तो उन लोगों ने हमसे संधियां कर ली। तो एक वो रियासत है, और एक तीसरी रियासत हुआ है जो हमने ही बनाई है। अंग्रेज खूब सारी ऐसी रियासतें बना दिया करते थे, जैसे मैंने बताया झालावाड़ कोटा से तोड़ के उन्होंने झालावाड़ बना दिया था। मागे उस दिन मैं आपको बता रहा था कि धौलपुर और टोंक भी उन्होंने ही बनाई थी रियासत। जैसे कभी अंग्रेज कोई राजा होता, उनसे युद्ध करता, तो उस राजा का आधा टुकड़ा तोड़ के और किसी दूसरे को राजा बना देते, ताकि वो रियासत भी कमजोर हो जाए और जो दूसरा बने वो उनके कंट्रोल में भी रहे। जैसे झांसी, झांसी अंग्रेजों की बनाई हुई एक रियासत थी। अब डलहौजी का 3 प्रकार की, एक तो आजाद, एक पहले मुगलों मराठों के अधीन, अब हमारे अधीन, तीसरी जो हमने हमारे द्वारा ही बनाई गई। अब डलहौजी ने कहा वो गोद लेने वाला सुनो रे तुम, यदि पहले वालों को गोद लेना पड़ा तो ले सकते हैं, तुम आजाद थे, आजाद हो। ये जो दूसरे और तीसरे है ना, इनको गोद लेने से पहले हमसे पूछना पड़ेगा। दूसरे वालों को तो मैं जहां तक हो सकता है अनुमति दे दूंगा, पर तीसरे वालों को कोई अनुमति नहीं है, और तीसरे वालों को तो मैं मिला लूंगा। झांसी का विलय वो इसीलिए कर लेता है कि वो कहता है झांसी हमारी बनाई हुई रियासत है। और वहां पर जब गंगाधर राव की मृत्यु हुई तो उनके कोई बेटा था नहीं, रानी लक्ष्मीबाई चाहते थे कि दामोदर राव को गोद लिया जाए, और डलहौजी ने कहा नहीं, तीसरे वालों को तो गोद लेने का अधिकार ही नहीं है, मैं इसका विलय करूंगा। पर पहले में कौन आता है, दूसरे में कौन आता है, ये कोई ज्यादा बड़ा यूं दांव पेच था नहीं, कि मराठे कई जगह से लूटपाट करते थे। चलते मराठे किसी से टैक्स ले गए, जबरदस्ती टैक्स ले गए, अब आप कह दो कि देख लो आप मराठों के अधीन, तो तब तो आप सेकंड वाले में आते हो। और आपने यूं कंसिडर कर लिया कि यार मर्जी से तो दिया नहीं था, लूटपाट करके कोई लेके गए, तो आप फर्स्ट वाले में आते हो। अब ये डलहौजी तय करता है कि फर्स्ट में कौन आएगा और सेकंड में कौन आएगा। बंदे के जब जी में आती उसको फर्स्ट में रख देता, जब जी में आती तब सेकंड में रख देता। जब 1852 में नरसिंह पाल की डेथ हुई तो उसने कहा ये सेकंड में, और इनको गोद लेने का अधिकार नहीं है। कौन? भरतपाल? कोई भरतपाल नहीं। और डलहौजी ने करौली का विलय कर लिया था। लेकिन बाद में करौली वालों ने शिकायत की, इंग्लैंड गए, कहा भाई साहब नहीं है, हम देख लो, हम इसमें नहीं आते, इसमें डलहौजी ले रहे हैं, हम ऊपर वाले के अंदर आते हैं। तो बाकायदा लंदन से ऑर्डर आए। ईस्ट इंडिया कंपनी राज किया करती तब, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मैनेजिंग बॉडी होती है उसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर से ऑर्डर आए, और उसने कहा डलहौजी क्या रहे, वो राजस्थान में कौन सी रियासत का विलय कर लिया तूने? कहा साहब करौली का किया, वो सेकंड वाले में आते हैं, सेकंड वाले को मेरी जी में आए तो मैं दूं अनुमति, जी में आए तो नहीं दूं, मैं थप्पड़ मारूंगा इधर, ऐसे नहीं करते, वापस छोड़ दे। तो बाद में करौली का जो विलय था वो रद्द किया गया था कि भाई इनको छोड़ो यार, करौली वालों को तो कम से कम में छोड़ दिया जाए। तो करौली का विलय बाद में रद्द कर दिया गया था। मुझे याद है 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी रियासत का विलय डलहौजी ने कर लिया था, लेकिन बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कहने पर करौली उस रियासत का विलय रद्द करना पड़ गया था। तो याद रखना करौली का जो विलय था वो रद्द करना पड़ गया था। पर बाद में यहां पर भरतपाल को भी उन लोगों ने राजा नहीं बनाया,
और कहा भाई भरतपाल को तो राजा नहीं बनाएंगे। तो कुछ करौली के सामंत वगैरह भी विरोध कर रहे थे, भाई इसको मत बनाओ, भरतपाल को मत बनाओ। तो यहाँ पर एक नया राजा बनाया गया, मदनपाल। तो ये डलहौजी वाली थोड़ी बात याद रखना। तो कोई पूछे कि डलहौजी ने जब करौली का विलय किया था तो कौन से राजा की डेथ के बाद वो ऐसा करने का प्रयास करता है, तो नरसिंहपाल की डेथ के बाद करता है, जब भरतपाल को राजा बनाया गया था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कहने पर उसके विलय को रद्द करना पड़ गया था। दोनों बात याद रखना। फिर मदनपाल को बनाया गया। मदनपाल बहुत भला आदमी था। कि इसका कहा हुआ था कि मैं जब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता हूं तो किसी के भी कोई दिक्कत हो तो हाथों हाथ मेरे पास आए, कोई मंत्री संतरी बिचौलिया नहीं है, डायरेक्ट मेरे पास आए, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आके बताए, और इमरजेंसी हो जाए तब तो जब मैं महल में सो रहा हूं तब भी आ जाए, और तब भी आके कोई समस्या तो बताए, जनता के लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। ऐसी घोषणा जब आप अशोक पढ़ोगे तब अशोक कहता है, अशोक अपने अभिलेखों के अंदर छठे अभिलेख के अंदर कहता है कि मेरे प्रतिवेदक, चाहे मैं उस समय रसोई में हूं, चाहे मैं अंतःपुर में हूं, चाहे आराम कर रहा हूं, चाहे घूम रहा हूं, जनता की किसी भी समस्या के लिए मेरे पास में आ सकते हैं। तो या तो वो वैसी घोषणा हम अशोक के अंदर देखते हैं या वैसी घोषणा मदनपाल के अंदर देखते हैं, जब ये जनता का ध्यान रखने वाला राजा है। इसके बारे में फिर एक बात यह है कि मैं आगे वैसे पढ़ाऊंगा तब और क्लियर कर दूंगा कि 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय राजा ये था, देख लो उधर 52 में तो मरा ही है आपका नरसिंहपाल, तो 57 में यही राजा था। 1857 की क्रांति के टाइम में जब मदनपाल राजा हुआ करता था तो इसने कोटा के राजा की सहायता की थी। मैं क्रांति पढ़ेंगे तब इस बात को और अच्छे से समझा दूंगा क्यों सहायता की आवश्यकता पड़ गई। आपने एक बार इतना याद रखना कि कोटा के राजा की सहायता की थी। अंग्रेज बड़े राजी हुए थे इससे, और अंग्रेजों ने इसको 17 तोपों की सलामी दी थी। पहले अंग्रेज इन राजाओं को उन तोपों की सलामी दिया करते थे, सैल्यूट, गन सैल्यूट, तो इसको 17 गन सैल्यूट दिए गए थे, 17 तोपों की सलामी दी गई थी। ये बात क्रांति में हम पहुंचने वाले हैं थोड़े दिनों में, तब क्रांति में मैं और क्लियर कर दूंगा, पर वहां याद रहे कि मैं बताऊं कि कोटा में सहायता करने के लिए एक राजा बाहर से आया। आपके दिमाग में हाथों आता ना चाहिए बाहर से कहा, हमें पता है करौली से तो मदनपाल ही तो आया था, 17 तोपों की सलामी और मिल गई थी उसको, बड़ा भला राजा था। ये बातें तमाम आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। मैंने बताया कि जनता का ध्यान रखने वाला राजा था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती उन्हीं दिनों में उत्तर भारत के अंदर घूम घूम के अपने जो विचार थे उनका फैलाव कर रहे थे, प्रसार कर रहे थे। 1865 में, 1865 में राजस्थान की पहली यात्रा यदि उन्होंने की थी तो करौली के अंदर ही आए थे। अब कोई दो बातें बनती है, कोई ये पूछे कि स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सबसे पहले कहां आए थे, करौली। कब आए थे? 1865 के अंदर आए थे। कौन से राजा के इन्विटेशन पे आए थे? तो मदनपाल के इन्विटेशन पे आए थे। तो मदनपाल ने स्वामी दयानंद सरस्वती को बुलाया था और तब वो यहां पर आके गए थे। तो भाई दोनों तीनों बात याद रख लेना आप। तो करौली तो छोटा सा है, कोई बड़ी बात ही नहीं। विजयपाल ने बयाना को राजधानी बनाया, मथुरा से आया था, वो सूरसेन शाखा से संबंधित था। वैसे ये जादौन कहे जाते हैं, यदुवंश की जादौन शाखा ये, और सूरसेन के अंदर जादौन हो गए होंगे आगे। और उसके बाद में विजय मंदिर के ढाई किले का नाम तिमनपाल ने तिमनगढ़ बनाया, ननंद भोजाई का कुआं है वहां पे। और कुंवरपाल था, वो मोहम्मद गोरी के खिलाफ युद्ध करता है वहां पे, पर मोहम्मद गोरी से हार जाता है, वो तिमनगढ़ पे कब्जा कर लेता है। उसके बाद में आगे आपका जो अर्जुन पाल 1348 में कल्याणपुरी नाम का एक नगर बसाता है। 1650 में धर्मपाल सेकंड उसको करौली के नाम से अपनी राजधानी बना लेता है। फिर गोपाल पाल जो हुरडा सम्मेलन में भाग लेता है, और आपके इधर एक चीज ये क्या बोलेंगे, मदन मोहन जी का मंदिर बनवाता है जो गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। हरबख्श पाल जो है वो आपके 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। नरसिंह पाल की मृत्यु के बाद जब भरतपाल राजा बना तो डलहौजी ने इसको मिलाने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा करने से मना कर दिया था। मदन पाल 57 की क्रांति में इनका राजा था जो कोटा की सहायता करता है। अंग्रेजों ने उसको 17 तोपों की सलामी दी, और मदन पाल के बुलाने पर 1865 में दयानंद सरस्वती करौली आए थे। ये राजस्थान की उनकी फर्स्ट विजिट थी। इतनी बातें याद करनी, छोटी सी हिस्ट्री है, ज्यादा बड़ी बात है। अब हम पढ़ते हैं भरतपुर का इतिहास। जैसे मैंने बताया था कि राजस्थान में यदुवंश की 2 रियासतें थी, फर्स्ट जैसलमेर और सेकंड अपनी करौली। वैसे ही राजस्थान में जाट राजवंश की 2 रियासतें थी, जाट डायनेस्टी की 2 रियासतें हुआ करती। एक मेरी बताई हुई है कि धौलपुर अंग्रेजों ने स्थापित की थी, तो एक तो वो धौलपुर और एक भरतपुर। याद रख लेना, सिंपल सा। मुझे याद है एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान में जाट रियासतें कौन कौन सी हुआ करती थी, तो एक भरतपुर है और एक धौलपुर है। पढ़ते हैं हम क्या परिस्थितियां थी। धौलपुर की तो कोई हिस्ट्री है नहीं ज्यादा, अंग्रेजों की बनाई हुई रियासत थी, तो थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। भरतपुर की हिस्ट्री है तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब का समय, दिल्ली के नजदीक का प्रदेश, दिल्ली आगरा दोनों के एकदम पास में पड़े इधर से भरतपुर, तो मुगलों के नियंत्रण वाला प्रदेश हुआ करता था। कि दिल्ली के आसपास का तो जो भी इलाका, दिल्ली आगरा उनके मुख्य के अंदर थे, इनके आसपास का इलाका उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण के अंदर रहा करता था। पर मैंने एक बार पहले भी बताया था कि औरंगजेब
जब अपने अंतिम समय के अंदर धार्मिक नीतियां कट्टर कर देता है, तो उस समय खूब सारे हिंदुओं ने उसके खिलाफ विद्रोह करने शुरू कर दिए थे, जिनमें हम साउथ इंडिया में शिवाजी को पढ़ते हैं, राजस्थान के अंदर हम राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ को पढ़ते हैं। उधर सिख हिंदुओं की एक ब्रांच है, जो सिख थे वो उधर विद्रोह करने पर उतारू हो गए थे। और इधर जाट, ये मथुरा से आगरा वाला इलाका, भरतपुर वाला इलाका, ये पूरा जाट लैंड था। यहां पे जाटों के खूब सारे गांव हुआ करते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के टच करता हुआ अपने जो भाग है, वो किसान थे ज्यादातर जो लोग थे। औरंगजेब की धार्मिक नीतियां तो कट्टर हुई वो हुई, औरंगजेब ने इस समय किसानों पे टैक्स और बढ़ा दिए। एक नॉर्मल टाइम में तो क्या होता है, कोई राजा टैक्स बढ़ाता है तो जनता में इस बात का विद्रोह हो सकता है अंदर ही अंदर, क्या टैक्स क्यों बढ़ा दिए, लूट रहा है फलान ढिंकड़, ऐसा कुछ हो सकता है। पर अब लोगों में डबल असर हुआ और लोगों को लगा कि औरंगजेब टैक्स इसलिए बढ़ा रहा है ताकि हिंदुओं को तंग किया जा सके, और ये हिंदुओं को लूटना चाहता है। इस वजह से क्षेत्र में अलग अलग विद्रोह होने शुरू हो गए। या मथुरा के पास में गांव पड़ा करता था तिलपत, और वहां के एक जाट जमींदार थे गोकुला। तिलपत गांव था, वहां के एक जाट जमींदार हुआ करते थे गोकुला। 1669 में गोकुला औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर देता, और उसने उस क्षेत्र के अंदर जितने बाकी जातियां भी थी, गुर्जर थे, मीणा थे, अहीर थे, सबको इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि औरंगजेब को टैक्स देना बंद कर दो। इन लोगों ने औरंगजेब को टैक्स देना बंद कर दिया। बादशाह इस बात को तो कैसे सहन करता कि उसकी राजधानी के ठीक निकट में लोग इतना बड़ा विद्रोह कर दे कि टैक्स देना बंद कर दे। औरंगजेब शक्तिशाली राजा था, गोकुला को गिरफ्तार कर लेता है, और गोकुला को गिरफ्तार करके औरंगजेब के सामने लेकर गए। औरंगजेब ने कहा कि यदि इस्लाम कबूल कर ले तब तो छोड़ दिया जाएगा, वरना मार दिया जाएगा। उस व्यक्ति ने करना, धर्म कैसे चेंज किया जा सकता, ये मैं नहीं कर सकता, जो करना हो तेरे को वो कर ले। कहते हैं औरंगजेब ने उसके एक एक अंग को कटवा कटवा के अलग अलग जगह फेंकवा दिया था। बड़ी बेरहमी से गोकुला का कत्ल किया गया था, और औरंगजेब ने एक गोकुला का कत्ल नहीं किया, ऐसे कई कत्ल औरंगजेब ने और करवाए थे। हम पढ़ते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। शिवाजी के बेटे संभाजी को बहुत बुरी तरीके से कत्ल किया गया था। ऐसे गोकुला का बहुत बुरी तरीके से कत्ल किया गया। उस बंदे को ब्रूटली, नृशंसता पूर्वक मारा गया था, हत्या की गई थी। पर वो वीर इस बात से अडिग नहीं हुआ कि मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। वो अपनी बात पर टिका रहा कि नहीं, वैल्यूज नाम की कोई चीज होती है, ऐसे थोड़ी है कि इस लोभ लालच के अंदर भी आया जाए और धर्म चेंज कर लिया जाए। गोकुला को शहीद कर दिया गया, लेकिन वो चिंगारी जो गोकुला जगा के गए थे वो अब मिटने वाली थी नहीं। गोकुला की इस निर्दयतापूर्वक हत्या ने इस क्षेत्र के जाटों को और ज्यादा उद्वेलित कर दिया, और उनको लगा यार, मतलब तुम हमारे मंदिर तोड़ो, तुम हमारे पे टैक्स बढ़ाओ, और हम विरोध करें तो तुम कहो कि धर्म चेंज कर लो, और धर्म चेंज नहीं करे तो उस आदमी को तुम इतने निर्दयतापूर्वक मरवा दो। बंधे हुए आदमी को तो कोई कैसे ही मार सकता है। इस बार फिर एक नौजवान सामने आया। भरतपुर में अपने गांव पड़ता है सिनसिनी, उस सिनसिनी गांव के एक जाट जमींदार राजा राम ने 1687 में वापस विद्रोह कर दिया, और यह तो क्या शानदार विद्रोह था। मतलब विद्रोह ही नहीं किया, सिनसिनी के राजा राम विद्रोह करते हैं। आगरा के पास में एक जगह पड़ती है सिकंदरा, हाँ सिकंदरा में अकबर का मकबरा था, अकबर स्टूम, अकबर का मकबरा हुआ करता था। आगरा के पास में सिकंदरा नाम की जगह, अपना राजस्थान वाला सिकंदरा नहीं है भाई, आगरा के पास में सिकंदरा, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा, मतलब औरंगजेब के परदादा जी का। औरंगजेब के पापा शाहजहां, शाहजहां के पापा जहांगीर, जहांगीर के पापा अकबर।
राजा राम ने उस मकबरे को खोद दिया था, अकबर की हड्डियां निकाल के जला दी थी। का दाह संस्कार जरूरी है? अग्नि में जलाया नहीं गया। अकबर भूत बन के घूम रहा है इधर उधर, डेली सपने में आता है कि राजा राम प्लीज कुछ करो यार। और उसके मकबरे में जो भी कहते चांदी के पतरेन लगाए हुए थे वो सारे उतार के लेके आ गया था राजा राम। आगरा के पास में जाके आप ऐसा कांड कर दो, वाकई बहादुरी का काम है। और वही औरंगजेब जब तक मुगल बादशाह था, मुगल शासन में शक्तियां थी, वो इस बात को सहन नहीं कर सकते थे कि उनके राज्य में, उनकी राजधानी के ठीक पास में ऐसी बातें होने लग जाए। एक बार फिर राजा राम को पकड़कर मार दिया गया था। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों के 2 विद्रोह होते हैं। 1669 में तिलपत के गोकुला विद्रोह कर देते हैं। 1687 में अपने भरतपुर के सिनसिनी गांव का राजा राम जाट जो है वो विद्रोह कर देता है। सिकंदरा में अकबर के मकबरे को लूटकर अकबर की हड्डियां जला देता है। कालांतर में इस राजा राम जो है, इनके परिवार के लीनेज के आगे हम राजा बनेंगे, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसलिए भरतपुर में जाटों की जो ब्रांच राज किया करती थी वो सिनसिनी गांव की वजह से सिनसिनवार कहलाती थी। यहाँ के जो जाट थे वो सिनसिनवार जाट हो गए, जिन्होंने भरतपुर बाद में भरतपुर में राज किया था। तो 2 विद्रोह याद रखना, लिखा हुआ है औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह। तो एक तो गोकुला का विद्रोह है और एक आपके राजा राम का विद्रोह है। ये अकबर का मकबरा, बहुत सुंदर सा जो अकबर का मकबरा बना हुआ है, ये राजा राम जी लूट लेते हैं। और मकबरे में होता क्या था, भाई दफनाया करते थे व्यक्ति को, उसकी हड्डियां निकाल के जला दी थी। सिकंदरा के अंदर की जगह पड़ती है। अब वह क्षेत्र जो औरंगजेब के समय ही अशांत हो गया था, अनरेस्ट था यहाँ पे औरंगजेब के टाइम में ही, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में तो ये और ज्यादा बढ़ गया। और अब तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब बेलखने मुगल बादशाह बनने शुरू हुए तो इस क्षेत्र को इतना अशांत कर दिया गया कि मुगलों की आती जाती फौज को लूट लेना, मुगलों के कोई वो जा रहा हो, आपके अनाज वगैरह जा रहा हो तो उनको लूट लेना। इस बार एक नए सरदार से चूड़ामन, और चूड़ामन ने थोड़ी और शक्तियां बटोरी और किला बनवा लिया था थूण। भरतपुर में अपने जगह पड़ती है थूण नाम की, यहां पर किले का निर्माण करवा लिया था। मुगलों को टैक्स वगैरह देना तो बंद ही कर दिया और पूरी तरीके से इस इलाके को कब्जा कर लिया और थूण के अंदर किला ही बनवा लिया। किला बनवा लिया इसका मतलब आप शक्तिशाली होते जा रहे हो। अब मुगलों में भी कोई ताकत थी नहीं, उल्टा मुगलों ने चूड़ामन को बुला के कहा कि ठीक है, ये इतना इतना एरिया तुम्हारा, लूटपाट मत किया कर यार, अपने थोड़ा सा ये तो ध्यान रख लिया कर। पर बंदा मानने वाला था नहीं, बंदन का नहीं, ये तो जारी रहेगी अपने। चूड़ामन की जब मृत्यु होती है, चूड़ामन की मृत्यु के बाद में लफड़ा हुआ यहां पे। चूड़ामन की मृत्यु के बाद में 2 बंदे भरतपुर के अंदर लड़ लिए। एक बंदे का नाम था मोहकम सिंह कि भाई अब अगला सरदार कौन बने, एक बंदे का नाम था बदन सिंह। इन दोनों में आपस में लड़ाई हो गई, आपस में फूट पड़ गई कि यार अगला राजा कौन बनेगा। मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह हुआ करता था। बातें याद आ जानी चाहिए आपके खुद की। अब मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह था और मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने जयपुर वाले सवाई जय सिंह को कहा कि यार तुम्हारे जयपुर के नजदीक का मामला है, राजस्थान का मामला है, और भाई यार तू जा, और तू जाके यार उनका मामला शांत करके आ, यहां जो लूटपाट वगैरह चल रही है उसको शांत करके आ। सवाई जयसिंह यहां पर वास्तव में आया तो विद्रोह दबाने के लिए था, पर जब सवाई जयसिंह को पता चला कि भरतपुर वाले तो आपस में लड़े हुए, इनमें आपस में भी नहीं बन रही है, तो मोहकम सिंह और बदन सिंह दोनों लड़ रहे हैं। सवाई जयसिंह ने बदन सिंह का साथ दिया। कहा बदन सिंह यदि मैं तेरे को यहां राजा बनवा दूं तो? बदन सिंह ने कहा साहब आपको वैसे एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो सवाई जयसिंह बदन सिंह का साथ देता है और बदन सिंह को यहां पे राजा बना देता है। मैंने ये बात बताई थी कि ये विद्रोह शांत करवा दिया था सवाई जयसिंह ने, इसलिए सवाई जयसिंह को मोहम्मद शाह रंगीला ने एक उपाधि दी थी, इसको हम राज राजेश्वर कहते हैं। ये तमाम बातें बताई हुई है, राज राजेश्वर की उपाधि दी थी कि तू तो यार राजा बनाने वाला है, तू बदन सिंह को राजा बना के आया। तो ये आपके थूण का किला हमने पढ़ा जो चूड़ामन जी ने बनवाया, और थूण का किला ये है। बदन सिंह, 2 बातें याद रखनी, ये तो किसकी सहायता से राजा बना? तो सवाई जय सिंह की सहायता से राजा बना।
विद हेल्प ऑफ सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने एक उपाधि दी ब्रिजराज, भाई तुम ब्रिज प्रदेश के राजा हो। ये क्षेत्र कौन सा था? ब्रिज था। और एक जागीर दे दी डीग। 1722 की बातें हैं ये। तो एक प्रकार से जाट राज्य की स्थापना होती है तो 1722 में बदन सिंह के बाद से होती है। हालांकि चूड़ामन के समय से इन्होंने यहाँ पे टैक्स वगैरह देना बंद कर दिया था और किला वगैरह बनाना शुरू कर दिया था। फिर भी आप थोड़ा ढंग से माने तो बदन सिंह के टाइम में 1722 से एक जाट राज्य की स्थापना हो जाती है सवाई जयसिंह की सहायता से। और बदन सिंह और सवाई जयसिंह में बनती भी खूब थी कि इवन बदन सिंह ने हमेशा यही माना कि मैं सवाई जयसिंह का सामंत हूं, और वो हमेशा यहाँ जयपुर के अंदर आया करते थे। उनके नाम पर जयपुर के अंदर बदनपुरा नाम की जगह बनी हुई है, अभी भी बास बदनपुरा नाम की जगह है। मैंने और बताया था आपको कि कालांतर में जब सवाई जयसिंह के बेटों में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के अंदर लड़ाइयां हुई तो ईश्वरी सिंह सवाई जयसिंह का कैंडिडेट है, तो उन्होंने ईश्वरी सिंह के पक्ष में अपने बेटे सूरजमल को भेजा था। और हमने पढ़ा कि उन्होंने राजमहल और बगरू के युद्धों के अंदर भाग लिया था। तो बदन सिंह के टाइम में वो जो कछवाहा जाट दोस्ती है वो खूब ही परवान चढ़ी थी इस मामले के अंदर। और मुगल इस बात में राजी हो गए कि कम से कम यार ये वाला इलाका जो अशांति थी वो खत्म हो गई, ठीक है, एक अलग से राजा बन गया, कोई बात नहीं। तो ये बातें, 2-3 बातें याद रखना। फिर बदन सिंह ने डीग की जागीर उनको मिल गई थी तो डीग के अंदर किले का निर्माण करवा लिया था। और केवल डीग में किला नहीं बनाया था, वेर भरतपुर में जगह पड़ती है, यहां पर किला बनवाया था। कुम्हेर भरतपुर में जगह पड़ती है, यहां पर किला बनवाया था। तो कई जगह पे किले वगैरह, भाई अब जब स्वतंत्र राज्य बन ही गया तो कई जगह पे किले वगैरह बनवा लिए थे। ये आपके डीग का किला, डीग फोर्ट। आगे महाराज सूरजमल। जो बदन सिंह थे, बदन सिंह कई साल तक शासन किया था। बाद में शासनकाल के अंतिम दिनों में आंखों की ज्योति थोड़ी कमजोर पड़ने लग गई थी तो अपने बेटे को शासन सौंप दिया था। तो बदन सिंह के शासनकाल के अंदर ही सूरजमल जी राज करने लग जाते हैं। पर पिता की डेथ तो 1756 में जाके, तो वो वाकई जो शासन काल है वो 1756 से शुरू होता है, 1756 से लेकर 1763 तक। सबसे इंटेलिजेंट आदमी उस समय के, शिक्षा के प्रति, साहित्य के प्रति भी बहुत अनुराग रखने वाले व्यक्ति, तो कहा गया कि जाटों का प्लेटो है। तो याद रखे कि किस भरतपुर के राजा को जाटों का प्लेटो कहा जाता है, तो महाराज सूरजमल जो थे उनको जाटों के प्लेटो के नाम से जाना जाता है। अपने इंडिया वालों ने एक बड़े जोरदार काम किया कि लोगों के नाम चेंज करने में अपने को बड़ा मजा आया कि यूनान वास्तव में उस देश का नाम है ग्रीस, पर हमने उसका नाम भी यूनान कर लिया। और उस ग्रीस में 3 बड़े विद्वान हुए, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल। हमने उस सोक्रेटिस का नाम बदलकर कर दिया सुकरात, प्लेटो का नाम बदलकर कर दिया अफलातून, एरिस्टोटल का नाम बदलकर कर दिया अरस्तु। इवन एरिस्टोटल का चेला बाद में हुआ था अलेक्जेंडर, और अलेक्जेंडर का नाम बदलकर हमने कर दिया सिकंदर। मतलब अलेक्जेंडर को खुद को भी नहीं पता बेचारे को कि उसका नाम सिकंदर है, पर हम कहते हैं सिकंदर ने आक्रमण किया था। कौन सिकंदर? सिकंदर नाम का कोई आदमी नहीं था, उस बंदे का नाम अलेक्जेंडर था, पर अपने ऐसे बोलने में यूं मजे आते हैं। ईरान के एक राजा था डेरियस, डेरियस ने हम पर आक्रमण किया। डेरियस का नाम तो बड़ा जोरदार निकाला हमने, दारा सिंह, दारा सिंह नाम निकाल दिया हमने। तो वो क्वीन मूवी देखना, कंगना रनावत की एक मूवी है क्वीन। कंगना रनावत अकेली हनीमून मनाने चली जाती है पेरिस, तो वहां पर उसको एक रशियन उसका दोस्त बनता है। तो उस रशियन से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है अलेक्जेंडर। रशियन और बेचारी ये डे बोले नहीं जाता, अपने बोलते अलेक्जेंडर, तो वो डे उनसे बोला नहीं जाता, द्रे द्रे बोलते हैं उसको, अलेक्जेंडर। तो वो कंगना वापस कहती है सिकंदर, वो कहता नो नो अलेक्जेंडर। वो कहते हैं हाँ हाँ तुझे नहीं पता, तेरे को हम सिकंदर ही कहते हैं। तो वो बात है जी। तो अपने वाला नाम बिगाड़ने में थे ही। तो वैसे तो जाटों का प्लेटो है, पर प्लेटो को अपने अफलातून बोल देते हैं, तो जाटों का प्लेटो कहिए या जाटों का अफलातून कहिए। वाकई बहादुर आदमी थे उस समय के, केवल बहादुर ही नहीं थे बल्कि उतने ही बड़े शिक्षा के प्रति, साहित्य के प्रति अनुराग रखने वाले थे, विद्वान व्यक्ति थे। इसलिए जाटों का प्लेटो कहिए, जाटों का अफलातून कहिए। ये मैं बाद में बताऊंगा, ये समझा दूंगा आपको, पर पहले ये सुनिए इसके बाद वाली। दिल्ली के ढलते हुए दिन हुआ करते थे उन दिनों के अंदर, और दिल्ली पर अटैक कर दिया था। और दिल्ली पर अटैक करके वहां से नूरजहां का झूला लेकर आ गए थे। झूला समझते हो? हिंडो, हिंडो। किसी टाइम में नूरजहां वहां बैठ के उस पर झूला करती थी, सूरजमल जिनका उतारो इसको, इस पे भाई साहब अपने झूलेंगे।
और डीग में इन्होंने जल महल बनवा रखे थे, तो उन डीग वाले जल महलों के अंदर ये नूरजहां का झूला लगवाया था। ये डीग वाले जल महल है। डीग को अपने जल महलों की नगरी कहा जाता है, सिटी ऑफ लक पैलेसेस। और इन डीग के जल महलों में सूरजमल जी ने नूरजहां का झूला लगवाया था, जिसके लिए कहा जाता है कि वो जो झूला है वो दिल्ली से उतार कर लाया गया था। तो याद रखना भाई कि दिल्ली पर अटैक किया था, वहां से नूरजहां का झूला उतार कर ले आए थे। 1761 में मराठों के और अहमद शाह अब्दाली के बीच में मराठों के और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। सूरजमल जी को जब पता चला कि मराठों के और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध हो रहा है, तो सूरजमल जी गए मराठों के पास। जाते टाइम जब वो यहां से गुजर रहे थे, तो उनको कहा कि यार मैं भी आपकी सहायता कर सकता हूं। पर मराठों के क्या है कि मराठे मुगलों के ढलते हुए दिनों में इतने ज्यादा पावरफुल हो गए थे कि जहां मर्जी आती वहां लूटपाट कर लिया करते थे। एवं दिल्ली को तो मराठे कुछ समझते ही नहीं थे। किसी युद्ध से थोड़े दिन पहले मराठों ने दिल्ली पर कब्जा किया था, और दिल्ली का जो दीवाने खास था लाल किले का, उसके जितनी भी सोने चांदी थी, उसकी दीवारों पे चांदी लगी हुई थी, वो सब उतार के और उसके सिक्के डलवा दिए थे। तो मराठों के सामने तो दिल्ली की औकात ही एकदम यूं भौंतरी हो रखी थी। तो मराठों को लगता था यार हमसे तो कोई लड़ ही नहीं पाएगा, और वाकई हालत भी ये थी, मराठों से कोई लड़ भी नहीं पाता था। मराठे जहां जाते अगला हाथाजोड़ी करके रुपए देके वापस भेजा करता था इनको। तो मराठों को इतना घमंड था कि मराठे अपनी फौज में फौजी रखते कम, लुगाई टाबर रखते ज्यादा, औरतें बच्चे, कि भाई कहीं जाके घेरा डालना है अपने को, तो महीने भर पड़ा रहना है वहां पे, और महीने भर जब वहां पे पड़े रहेंगे तो अगला राजा अपने आप पैसे निकाल के दे देगा। अब इतने दिन आराम से लुगाई टाबरों को साथ लेके चलो। लुगाई टाबर ही नहीं, मालिश करने वाले, डांस करने वाले, ढोलक पेटी बजाने वाले, पूरा इंतजाम करके चलते थे भाई साहब। सूरजमल जी ने समझा, इंटेलिजेंट बंदे थे। अरे का मूर्खों, इन लुगाई टाबरों को यहीं भरतपुर छोड़ दो, कोई बात नहीं, महाराष्ट्र नहीं छोड़ के आए तो आप लोग, इनको तो यहीं छोड़ दिया जाए, और आप चलो सेना हल्की कर लो, केवल सैनिक लेके चलो, मैं और साथ चलने के लिए तैयार। पर मराठों का सेनापति हुआ करता था सदाशिवराव भाऊ। भाऊ बड़ा घमंडी आदमी था। भाऊ ने कहा अच्छा अब आप लोग बताओगे हमें कैसे लड़ना चाहिए और कैसे नहीं लड़ना चाहिए, और हमें किसी की सहायता की आवश्यकता ही नहीं। तो सूरजमल जी ने ठीक है, तो रवाना हो यहां से, जब तेरे को सहायता ही नहीं चाहिए तो भाऊ यहां से अकेला गया। उस पानीपत के तीसरे युद्ध के अंदर अब्दाली मराठों को बहुत ढंग से हरा देता है। पानीपत वाली मूवी बॉलीवुड वालों ने बनाई, और उसके अंदर उन्होंने कुछ भी दिखाया हो। अब सिस्टम यह है कि बॉम्बे में बैठ के आपको मूवी बनानी है, और बॉम्बे में बैठ के आप मराठों को गालियां नहीं निकाल सकते। ये मैंने कभी और पहले भी बताया होगा, मैं आज बताऊं आपको कि आप किसी भी महाराष्ट्रियन को कभी मराठों के या शिवाजी के बारे में तू तड़ाके से बोल के दिखा दो, लोग शाम तक मार मार के मुंह बालाजी कर देते हैं। महाराज छत्रपति शिवाजी बोला जाए, कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने 4 ऑप्शन में शिवाजी ऑप्शन दे दिया था। इस बात पे माफी मंगवा दी थी उन्होंने पूरे चैनल को। आप पंजाब के किसी व्यक्ति के सामने महाराज रणजीत सिंह के बारे में ऊंचा नीचा बोल के दिखाओ थोड़ा, लोग गला पकड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये अपने वाले ही हैं जिनको अपने इतिहास, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से भगवान जाने क्यों लगाव नहीं होता। अपने यहीं पे लोग होंगे जो अपने राजा महाराजाओं की आलोचना करते हुए मिल जाएंगे। हाँ, जहां आलोचना है वहां आलोचना कीजिए, हालांकि वो लोग तो वहां पर भी आलोचना नहीं करते होंगे। आलोचना किस बात की? आपकी मान डाकण गुण गए। अपने यहाँ कोई महाराणा प्रताप के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, सवाई जय सिंह के बारे में, सूरजमल जी के बारे में, किसी के बारे में कोई ना कोई आदमी कुछ नहीं करता मिल ही जाएगा। ये नहीं किया, वो किया। मराठा ऐसे नहीं करते, तो बॉलीवुड वालों की हिम्मत भी नहीं होती कि बॉम्बे में बैठ के मराठों के खिलाफ कुछ बताओ। अब चूंकि मूवी बनाई तो किसी ना किसी को तो विलन बनाना पड़े, जिनका राजस्थान वाले को बना दो। अपने पे एक्सपेरिमेंट कर करके देखे हुए उनके कि इनको बना दो
ज्यादा से ज्यादा को हो हल्ला मचेगा तो मूवी और हिट हो जाएगी। ये तो है नहीं कि अगली बार ये करेंगे नहीं। तो इन्होंने पानीपत में सूरजमल जी को विलेन बनाने की कोशिश कर दी। मैंने तो क्लास में मना किया, नहीं अपने ये मूवी देखनी नहीं, कोई मत देखने देना भाई, वरना हमेशा मैं मूवियों का समर्थक रहता हूं। मैं बच्चों को हमेशा कहते हैं भाई मूवी देखने जाया करो, मूवी देखने से सीखता ही है बंदा। पानीपत आई तो उससे पहले था कि नहीं यार पानीपत देखेंगे। मराठे जो कुछ हो, भले ही अपने साथ लूटमार की हो, राजस्थान के साथ लूटमार की हो, पर उस समय एक विदेशी आक्रांता से लड़ने के लिए गए थे, तो मराठों की बहादुरी देखेंगे अपने। पर बाद में पहले दूसरे दिन रिव्यू पता चला और उन्होंने कहा अच्छा राजस्थान के बारे में उल्टा सीधा देखा। अच्छा तुम बड़े सियाने हो इस मामले के अंदर कि बॉम्बे में बैठ के मराठों के खिलाफ तो कुछ बोल नहीं सकते, तो हमें मिले, हमारे वाला नाथी का बाड़ा है कि तुम सूरजमल जी के बारे में कुछ भी कर दोगे और लोग यहां पर बोलेंगे नहीं। विरोध भी किया लोगों ने और सही लगा कि यार विरोध किया जाना चाहिए। राजस्थान के तमाम क्षेत्रों से आवाजें आई, केवल भरतपुर नहीं बाकी लोग भी बोले कि नहीं साहब गलत है आप हमारे राजा के बारे में, और जो फैक्ट है ही नहीं, फैक्ट हो तो वहां पर आदमी फिर भी सोचेगा यार ऐसी कोई बात रही होगी, तो झूठा ही कि आगरा का किला मांग लिया था। अखबार विवाद है तो अखबार के अंदर आया उन्होंने कुछ ऐसा ऐसा बताया था। तो मत देखा कीजिए, आपने जब इन फिल्मों का बॉयकॉट करना शुरू करेंगे तब इनकी बुद्धि आएगी और वास्तव में तब ये थोड़ा ढंग से दिखाना शुरू करेंगे। और वैसे मैं हमेशा कहता हूं कि बॉलीवुड वाले हिस्ट्री पर फिल्म बनाना जानते नहीं, कचरा करना होता है इनको हिस्ट्री का। इनको केवल नाच गाने दिखाने आते हैं, जो हिस्ट्री की मूवी में भी नाच गाने दिखा देते हैं। बाजीराव जैसे योद्धा से इन्होंने ढोल पिटवा लिए, तो बाकी लोगों का तो किया ही क्या जा सकता है। बाजीराव यार क्या राजा रहा था। उस मूवी में बापड़े को बाजीराव को यूं दिखाया खिलौने जैसा कोई। मुझे लगता है मेरे पास जब खूब सारे पैसे आ जाएंगे तो मैं बाजीराव की बहुत अच्छी मूवी बनाऊंगा जिसमें बाजीराव के बारे में बताया जाए कि बाजीराव क्या चीज था। मैं इतिहास का विद्यार्थी और बाजीराव को देख देख के रोमांचित होते हैं। मुझे वीरमदेव फिरोजा पर मूवी बनानी है यार, उसमें एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, ट्रेजेडी सब कुछ है। आप में से यदि किसी का मन हो कि मूवी में काम करना है तो फोन करके लिखवा देना, नाम लिखवा देना कि कौन सा रोल करना पसंद करोगे। अपने सब पे, महाराज सूरजमल पे, जो जो अपने राजस्थान के बहादुर योद्धा हुए हैं, प्रताप, चंद्रसेन, दुर्गादास राठौड़, भगवान कभी ना कभी अपने को पैसे देगा खूब सारे, इतने सारे पैसे कि इन सब पर मूवियां बनाई जा सके, पूरे देश को बताया जा सके कि मंगतों बहादुरी कूट कूट के भरी हुई थी। बात आगे की सुनिए आप। मराठे हार गए, भागे वहां से मराठे, लुगाई टाबरों को साथ में लिए, सैनिक तो थे नहीं बेचारे, सैनिक तो लड़ लिए, बाकी तो भागेंगे वहां से और क्या करें। सैनिक भी घायल हो गए, वो भागेगा क्या करेंगे। वापस बीच में से भरतपुर आया। उस बंदे की न केवल बहादुरी बल्कि शरणागत वत्सलता की दाद दीजिए आप कि जिस महाराज सूरजमल को मराठे अपने साथ नहीं लेकर गए थे या उसकी सलाह नहीं मानी थी, उस व्यक्ति ने भागते हुए मराठों को न केवल भरतपुर में शरण दी थी बल्कि खूब दिनों तक उनको यहां पर रखा था, उनके खर्चे के लिए रुपए तक दिए थे। महारानी किशोरी देवी स्वयं मराठों से जाकर मिलती थी, उनके बच्चों का, महिलाओं का, सबका विशेष स्नेह से ध्यान रखा गया। एक बार फिर उस परंपरा को बताया गया कि शरणागतों की रक्षा के लिए हम हमेशा तैयार हैं। और आप सोचिए शरणागत भी कौन, वो मराठे जो हमसे बिना सलाह लिए चले गए थे, हमसे मेल मिलाप नहीं रख रहे थे, वो तो कोई बात नहीं, किसके खिलाफ आप शरण दे रहे हो? अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ, जो उस समय का एक बड़ा दुर्दांत योद्धा था। तो ये भी तो डर होना चाहिए कि कल को ये अपने पर अटैक ना कर दे। ये बहुत दूर की बात है। कर्तव्य यह था कि शरणागत की रक्षा की जाए। तो उन भागते हुए मराठों को जो पानीपत के तीसरे युद्ध से भाग रहे थे, उनको यदि किसी ने शरण दी थी तो भरतपुर के महाराज सूरजमल उनको शरण देते हैं। मराठों को दिखाना तो यह था कि किस प्रकार एक राजस्थान का राजा हमारी सहायता के लिए दिल खोलकर स्वागत करता है, हमें अपने राज्य के अंदर रखता है। इवन खूब सारी फैमिलीज भरतपुर में रह गई, मराठे यहीं रह गए थे। मैं किसी एक बैच में पढ़ा रहा था और
मैं जब क्लास से बताकर ये बाहर आया तो एक लड़का मेरे पीछे पीछे आया और सर एक बात बताई। हाँ, का वो आपने जो कहा था ना कि मराठे भागे थे, भरतपुर के अंदर कुछ दिन रुके थे, हाँ सर वो सही बात है, एग्जैक्टली मुझे तो पता ही है, तभी मैंने बताई थी। रुके क्या थे, उनको यहाँ खाने पीने प्रबंध सब किए थे, टाबरों के लिए टॉफियां तक अलग से आया करती थी। उस महारानी किशोरी देवी का तो हम नाम ही भूल गए, बाकी उस महिला ने खूब ध्यान रखा था मराठों का सर कई परिवार यहीं रह गए थे उस टाइम भरतपुर में, आगे नहीं जा पाए थे, मगर ये नहीं पता मुझे। हो सकता है यार खूब दिन तक यहाँ रुके, फिर यहीं कोई काम धंधा लग जाए तो आदमी यहीं रह जाए। अच्छा ऐसा भी हुआ था क्या, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा मेरा परिवार है, मैं मराठा हूं सर। कभी मेरे फोर फादर ने उस पानीपत के तीसरे युद्ध में भाग लिया था, रास्ते में जब यहाँ रुके थे तो उसके बाद आगे नहीं गए थे। गुड, शाबाश। उसने कहा सर हम ब्राह्मण है। एग्जैक्टली, पेशवाओं की सेना थी, पेशवा खुद ब्राह्मण थे। का फिर लोग पूछने लगे कौन से ब्राह्मण, कौन से ब्राह्मण। हम मराठी थे, इधर को इतना जानता था नहीं मराठी ब्राह्मणों को। फिर किसी ने कहा ये वो हैं जो भाग के आए थे, भाग के आए थे, तो गोत्र बन गया भगोड़। वो राजा तो याद रहे आपके कि पानीपत के तीसरे युद्ध से भागते हुए मराठों को शरण देने वाले कोई राजा थे, तो वो कौन थे? सूरजमल जी। और मैं चाहूंगा कि आप महारानी किशोरी देवी को भी याद रखें। और थोड़ी सी और बातें बताता हूं मैं। भरतपुर का किला इन्हीं के टाइम में बनवाया गया था। डीग के जल महल इन्हीं के टाइम में बनाए गए थे। इंटेलिजेंट बंदे थे, एग्रीकल्चर में खूब सारे सुधार करवाए थे। अब भरतपुर जैसी छोटी सी रियासत जिसका जन्म ही ठीक उस राजा के पिता के समय हुआ था, पदन सिंह के समय हुआ था। कहते हैं कि उसकी इनकम 1,75,00,000 रुपए थी। याद रखना भाई, एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि एनसीईआरटी की बुक के अंदर लिखा हुआ ऐसा कि सूरजमल के समय भरतपुर की इनकम बढ़कर कितनी हो गई थी, तो 1,75,00,000 रुपए इनकम हो गई थी। याद रखना इस बात को आप थोड़ा सा। प्रशासनिक सुधार करवाए, यह बात तो मुझे और बड़ी जोरदार लगती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करवाए, प्रशासनिक सुधार करवाए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। पहले क्या होता था कि अक्सर एक ये भी हुआ करता था कि जिस वंश का राज्य है उसी वंश के लोग ज्यादातर नौकरियों के अंदर हुआ करते थे। राजा अपने भाई भतीजों को नौकरियों में रखता था। महाराज सूरजमल ने इस भेदभाव को भी समाप्त किया। उन्होंने प्रत्येक जाति धर्म के लोगों को अपने प्रशासन में शामिल किया था। या मैं एग्जैक्टली इसको और बोलूं तो योग्यता के आधार पर लोगों को प्रशासन में शामिल किया, या मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी बनाई थी। मेरी ब्यूरोक्रेसी में वो लोग आएंगे जो मेरिटोरियस है। इसमें जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो याद रखना सारी बातें। कृषि में सुधार किया, भरतपुर की इनकम 1,75,00,000 तक हो गई थी। प्रशासनिक सुधार किए, योग्यता के आधार पर लोगों को लेना शुरू किया था, मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी बनाई थी। भरतपुर में किला बनवाया था, डीग के जल महल बनवाए थे। इंटेलिजेंट होने की वजह से उनको जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून कहा जाता है। ये डीग के जल महल। दिल्ली पर आक्रमण किया, वहां से नूरजहां का झूला लेकर आए थे। भागते हुए मराठों को तीसरे पानीपत युद्ध के बाद 1761 के अंदर भरतपुर में शरण दी थी। उनके एक दरबारी विद्वान थे मंगल सिंह पुरोहित, जिन्होंने एक बुक लिखी है सुजान सम्मत विलास। सूरजमल जी को सुजान कह दिया तो बुक का नाम है सुजान सम्मत विलास। कालांतर में अपने यूपी में एक इलाका पड़ता था रुहेलखंड। रुहेले अफगानों का राज्य था, इसलिए रुहेलखंड कहलाता है। यहां का एक अफगान नेता था नजीब खान। उस नजीब खान के साथ युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। वो भी कहते हैं कि युद्ध से वापस लौट रहे थे, हिंडन नदी पड़ती है वहां पर, तो हिंडन नदी के पास में मराठे कहीं वो अफगान कहीं घात लगा के बैठे हुए थे। अचानक अंधेरे के अंदर उन लोगों ने अटैक कर दिया था, उसके अंदर वो मार देते।
कहते हैं जब नजीब खान के पास समाचार पहुंचाया गया कि सूरजमल को मार दिया गया है, नजीब खान को विश्वास नहीं, उसने कहा ना ना ऐसा नहीं कर सकते तुम, वो रांगड़ तुमसे आज मरे न कल मरे। जब लाश लेके गए थे तब उसको विश्वास हुआ अपनी आंखों पे कि हाँ वाकई सूरजमल युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो चुका है। लंबा चौड़ा डील डोल डाकी टाइप का आदमी था एकदम। तो ये महाराज सूरजमल के बारे में हमने पढ़ा। 50 शब्दों में मेंस में कोई पूछ सकते हैं तो आप लिखने की कोशिश करना। फिर एक राजा बने जवाहर सिंह। मैंने बताया दिल्ली के बहुत बुरे दिन चल रहे थे। जवाहर सिंह ने वापस दिल्ली पर अटैक किया। वह दिल्ली में किले पर एक दरवाजा लगा हुआ था, अष्ट धातु का दरवाजा, 8 प्रकार की धातुओं का अष्ट धातु का दरवाजा लगा था। वो दरवाजे उतार के लिए आए थे। दिल्ली पर आक्रमण कर वहां से 8 मेटल्स का एक गेट था, 8 धातुओं का बना हुआ गेट था, वो उतार के लेके आ गए थे। ऐसा कहा जाता है कि वो गेट वास्तव में अपने चित्तौड़ किले का था, जिसको अलाउद्दीन खिलजी उतार के ले गया था। उसने दिल्ली में ले जाकर लगा दिए थे। जवाहर सिंह जी गए। जवाहर सिंह जी ने कहा मेड इन राजस्थान, माल हमारे वैसा ऐसे नहीं लगा सकते आप। उन्होंने उतार के अपने भरतपुर के किले के अंदर लगा दिया। और भरतपुर के किले में भी उस साइड में जिधर दिल्ली है, दिल्ली दरवाजे पर वो गेट लगाए गए थे, ताकि हर दिल्ली से आने वाले व्यक्ति को एहसास रहे कि ये दरवाजे हमारी दिल्ली से उतार कर जवाहर सिंह लेके आ गया था। और उस जीत की याद में किले के अंदर एक बुर्ज बनाई गई। मीनारें बनवाया करते थे, लाट मीनार या बुर्ज बनवाया करते थे किले के अंदर, दीवार के पास में, जहां पर बैठ के दुश्मन की गतिविधियों पर ध्यान रखा जाता था। तो जवाहर बुर्ज बनवाई थी। तो जवाहर बुर्ज दिल्ली पर जीत की याद में बनाई गई थी। और बाद में ये नियम बनाया गया कि भरतपुर में जो भी राजा बनेगा उसका कोरोनेशन, उसका राजतिलक जवाहर बुर्ज में किया जाएगा। इसलिए प्रत्येक बनने वाले राजा को कम से कम राजा बनते ही एहसास तो हो कि मैं जिस जगह पर बैठा हुआ हूं, इस जगह का निर्माण तब करवाया गया था जब मेरे पूर्वजों ने दिल्ली जीत ली थी, या मेरे पूर्वज दिल्ली के दरवाजे उतार के लेके आ गए थे। ये बड़ी यूं बेइज्जती की बात हुआ करती थी कि वो आदमी आपके दरवाजे उतार के ले गया। ये जवाहर बुर्ज है, जवाहर बुर्ज का फोटो। जवाहर सिंह के टाइम में जवाहर सिंह का एक विद्रोही था नाहर सिंह, और नाहर सिंह को जयपुर के राजा हुआ करते थे माधो सिंह। बदन सिंह के और सूरजमल के टाइम में तो जयपुर और भरतपुर के अंदर खूब अच्छी दोस्ती रही। बदन सिंह तो सवाई जयसिंह की सहायता से बने थे, और बाद में सूरजमल के टाइम में भी आपस में दोस्ती रही। सवाई जयसिंह के टाइम तक आपस में खूब अच्छे रिलेशन थे। बाद में भी ईश्वरी सिंह के टाइम में भी रिलेशन अच्छे रहे। बाद में माधो सिंह के टाइम, इधर माधो सिंह बन गया था। ये वैसे भी भरतपुर वाले ईश्वरी सिंह का सपोर्ट किया करते थे। उधर सूरजमल जी के बाद में जवाहर सिंह बन गए। इनमें आपस के अंदर टसल थी। और जवाहर सिंह का एक विद्रोही था नाहर सिंह, वो भाग के इधर आ गया था माधो सिंह के पास, और माधो सिंह ने उसको देने से मना कर दिया। इस बात पर 1767 में इनके बीच में युद्ध होता है, माउंडा का युद्ध। सिक्कर के अंदर जगह पड़ती है माउंडा नाम की, माउंडा मंडोली का युद्ध बहुत फेमस युद्ध है, बहुत बेहतरीन युद्ध जयपुर भरतपुर की सेनाओं में। और उस युद्ध के अंदर जवाहर सिंह की हार हुई, जयपुर की जीत हो गई थी। तो याद रख लेना, जवाहर सिंह वर्सेस माधो सिंह जयपुर। इसके अंदर ये माधो सिंह जीत गया था, माधो सिंह जीत जाता है यहां पर। तो ये याद रखना, ये हो ही गया आपके। फिर महाराजा रणजीत सिंह, अंग्रेज मराठों के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर चल रहा है। अंग्रेज मराठा युद्ध शुरू हुआ था 1803 से 1806। थर्ड नहीं, सॉरी सेकंड, थर्ड तो आगे, थर्ड तो संधियों वाले टाइम था। सेकंड 1803 से 1806 के टाइम। लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल है अंग्रेजों का। लॉर्ड वेलेस्ली भारतीय राजाओं के साथ में दोस्तियां करना चाहता है। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1803 में अपने 2 रियासतों के साथ में संधियां कर ली थी। अलवर का मैंने आपको बताया था, 14 नवंबर को वो संधि करता है। 1803 में पहले भरतपुर के साथ संधि की गई थी, 29 सितंबर। सितंबर 1803 में भरतपुर के राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में संधि हो जाती है। दोस्त बन गए। एक दूसरे के जो दोस्त होंगे वो अपने दोस्त हैं, एक दूसरे के जो दुश्मन है वो अपने दुश्मन रहेंगे। तो 1803 में 2 रियासतों ने संधि कर ली थी। पहले भरतपुर करता है, बाद में अपना अलवर कर लेता है। 1817 में पहले करौली करती है, फिर कोटा कर लेता है।
मराठों के साथ युद्ध चल रहा है। मराठों का एक सरदार अंग्रेजों से हार नहीं रहा है, जसवंतराव होलकर। इंदौर का राजा हुआ करता था होलकर। ये नहीं हार रहा उनसे, बाकी सब हार गए। सिंधिया को हरा दिया उन्होंने, भोंसले को हरा लिया उन्होंने, होलकर नहीं हार रहा। कहते हैं होलकर का पीछा करते हुए अंग्रेज जब निकल उसके पीछे लगे हुए थे, होलकर भाग के अपने राजस्थान आ गया। डीग, पहले डीग के अंदर शरण लेता है, डीग से बाद में भरतपुर में आ जाता है। भरतपुर के राजा थे रणजीत सिंह। सुनना बात को, कितनी गंभीर बात है। देखो, राजा ने अंग्रेजों के साथ संधि कर रखी है। अंग्रेजों वाली संधि ये कहती है कि अंग्रेज और भरतपुर दोनों दोस्त हैं, तीसरा कोई भी दुश्मन आए तो दोनों उससे मिलकर लड़ेंगे। अंग्रेजों का दुश्मन होलकर है, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर चल रहा है, होलकर उनको जगह जगह छका रहा है। होलकर डीग के पास में अंग्रेजों के एक अफसर को मार देता, फ्रेजर नाम के अफसर को, तो युद्ध में डीग के पास वो मार देता है। पहले डीग आए, फिर उनको लगा डीग में पार नहीं पड़ेगी, तो भरतपुर के किले के अंदर ही आ गया। रणजीत सिंह ने होलकर को शरण दी थी। हिसाब यह कहता है रणजीत सिंह अंग्रेजों का समर्थन करे। एक बार फिर वही बात, शरणागत की रक्षा राजस्थान के कण कण में थी। रणजीत सिंह ने होलकर को कहा, ठीक है तू बैठ अपने पास, इधर आजा। अंग्रेजों का सेनापति हुआ करता था लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक रणजीत सिंह के पास आया और उसने रणजीत सिंह कहा, रणजीत सिंह अपने दोस्त हैं यार। उसने कहा पक्के एकदम। तो कहा वो एक आदमी हमारा तुम्हारे पास आ गया। कहा होलकर, होलकर बैठा हुआ ना मेरे पास, तो वो हमें दे दे। उसने कहा नहीं, वो तो नहीं दे सकता। क्यों? अपने संधि में कहा था ना कि दुश्मन का, वो जो दुश्मन होगा, किसी का भी दुश्मन होगा, दोनों का दुश्मन होगा, कहा था। तो ये हमारा दुश्मन है तो तेरा दुश्मन नहीं? कहा मेरा भी दुश्मन है। फिर क्यों नहीं दे रहा? बोले दुश्मन है पर मेरे पास शरण लिए। शरणागत की रक्षा करना भी तो धर्म होता है। तो हम तो दुश्मन हो तो भी उसको शरण देकर रक्षा कर लेते हैं उसकी। लॉर्ड लेक ने कहा ऐसे नहीं करते यार, देख ये कोई बात नहीं, देख चीटिंग कर रहा है तू भाई। अब उसने कहा इसका मतलब तूने मेरे पूर्वज सूरजमल के बारे में नहीं सुना? मराठे भी हमारे तो दुश्मन ही हुआ करते थे, नहीं बन रही थी, पर उनको तो 40,000 को हमने रख लिया था यहाँ पे। तूने कभी हमारे रणथंभौर के हाथी हमीर के बारे में नहीं सुना होगा, जो कट कट के मर गया था पर मोहम्मद सार के हब्रू को खिलजी को सौंपने से मना कर दिया था। फिर तो तू राजा सीवी की कहानी जो जानता है क्या है, जिन्होंने कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का दान कर दिया था। लॉर्ड लेक का यार आउट ऑफ सिलेबस है, हमने तो पढ़ी नहीं थी ये कहानियां, तुम्हारे कहां लगती है। अंग्रेजों को गुस्सा है, अंग्रेजों को लगा यार अब मतलब भरतपुर वाले यूं हमारी बात नहीं मानेंगे। सुनना आगे की बात। आप लॉर्ड लेक अपने भरतपुर के किले पर 5 अटैक करता है। कितने आक्रमण? 5 आक्रमण किए थे। वो भरतपुर के किले को नहीं जीत पाया था। भरतपुर के उन बहादुरों ने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजाकर रख दी थी, अंग्रेजों को अंदर नहीं घुसने दिया था। फाइनली अंग्रेज संधि करने पर तैयार हो गए थे। अमीर खान पिंडारी जो भरतपुर वालों की तरफ था, होलकर के साथ में था, अंग्रेजों ने उसको तोड़ के कहा कि हम तेरे को 32 लाख रुपए देंगे, तू रणजीत सिंह को पटा के होलकर दिलवा दे। अमीर खान पिंडारी की कोई दीन धर्म नाम की चीज थी नहीं। पिंडारी मराठों से भी इस मामले में गए बीते लुटेरे थे एकदम। अमीर खान पिंडारी ने कहा कि यार 32 लाख रुपए दे रहे, इस होलकर को उधर पकड़ा। रणजीत सिंह का दिमाग खराब है तेरा, रुपए के बदले आदमी दिया जाए नहीं। फाइनली होलकर भी तंग हो रखा था। होलकर ने कहा कि कर ले तू संधि कर ले, मेरे चक्कर में तेरा नुकसान क्यों हो, और मैं भी अंग्रेजों से संधि कर लूंगा। अंग्रेज होलकर से भी संधि को तैयार हो रहे थे। फिर ध्यान दीजिए बात पर, रणजीत सिंह अंग्रेजों से संधि करता है, 1805 में वापस संधि करता है उनके साथ, कहता जो टूट गई उसको जोड़ लेते हैं।
पर जब तक मेरे राज्य में जसवंतराव होलकर है, इसको गिरफ्तार नहीं करोगे। ये मेरे राज्य से बाहर निकल जाए, मेरी टेरिटरी से, तब तुम्हारे जी में वैसे कर लेना। अंग्रेजों का ठीक, तेरे राज्य राज्य में गिरफ्तार नहीं करेंगे, कारण वरना ये मेरे बट्टा लगता है। जब हमने शरण दी थी और हमने भगा दिया। अंग्रेज हालांकि संधि बड़ी कठिन संधि करते हैं, युद्ध हर्जाना लगा देते हैं रणजीत सिंह पर। रणजीत सिंह के एक बेटे रणधीर सिंह को अपने पास रख लेते हैं अंग्रेज कि कल को तू संधि का पालन नहीं करे, तू पिछली बार भी तोड़ गया, क्या भरोसा है, इस तेरे बेटे को हमारे पास छोड़। उस व्यक्ति ने अपने बेटे को दांव पर लगाना सही समझ लिया, पर शरणागत की रक्षा से पीछे नहीं हटा। तो हमारा भरतपुर का किला जो 5 बार के आक्रमणों के बाद भी अंग्रेज उसको झुका नहीं सके थे, उसका नाम हमने लोहागढ़ कर दिया कि वो आयरन फोर्ट है, वो लोहे का गढ़ है जिसको अंग्रेज भी तोड़ नहीं पाए थे। तो याद रखे, कोई पूछे कि राजस्थान में कौन से किले को लोहागढ़ कहा जाता है, तो भरतपुर के किले को लोहागढ़ कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंग्रेज अपने 5 अटैक के बाद भी इस किले को तोड़ नहीं पाए थे। मैं वापस एक बात करता हूं, मैंने जोधपुर में एक राजा पढ़ाए थे मान सिंह, पर मैंने कहा था मान सिंह की भी अंग्रेजों से बनती नहीं थी। हालांकि मान सिंह अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेजों से संधि मान सिंह ही करता है, पर मैंने बताया था कि वो विरोधी रुख ही अपनाता है। वो 1832 के अंदर लॉर्ड विलियम बेंटिक के दरबार